गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करते हैं पिछले क्लास का जो था आपको समझ आया होगा। आज हम उसके बाद का पढ़ेंगे। उसके बाद क्या था हमारा टॉपिक, तो उत्पाद में तृतीय छेद का बढ़ता महत्व। जो बात को टॉपिक था उत्पाद में तृतीय छेद का बढ़ता महत्व, इसको आज हम चर्चा करेंगे। आइए पढ़ते हैं। वर्ष 1973 और 2003 के बीच 30 वर्ष में यद्यपि सभी क्षेत्र में उत्पाद में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पाद में हुई। क्या बोला जाए तो वर्ष 1973 और 2003 के बीच में सभी क्षेत्र में उत्पाद में वृद्धि हुई थी, लेकिन तृतीय क्षेत्र में कुछ ज़्यादा वृद्धि हुआ था। ऐसा हम लोग यहाँ पे ये फिगर है उसमें देख रहे हैं कि सभी क्षेत्र में हुआ था, परंतु जो तृतीय क्षेत्र है उसमें कुछ ज़्यादा हुआ है। परिणामतः वर्ष 2003 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र के को प्रत्यापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। तो क्या बोला तो परिमाणतः वर्ष 2003 में भारत प्राथमिक क्षेत्र को लेते हुए वो तृतीय क्षेत्र को सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है। 2003 में जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2003 में तृतीय क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा बड़ा था। भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, इसके कई कारण हो सकते हैं। भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। तो देखते हैं क्या क्या कारण हो सकता है। प्रथम कारण हो सकता है कि किसी भी देश में अनेक सेवा जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, डाक एवं तार सेवा, थाना कर्मचारी, ग्रामीण प्रशासनिक कर्मचारी, नगर निगम, रक्षा परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। क्या बोला जाएगा तो किसी भी देश में क्या तो अस्पताल, शैक्षिक संस्था, डाकघर एवं तार सेवा, थाना कर्मचारी, ग्रामीण प्रशासनिक कर्मचारी, ये सब का आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवा में माना जाता है। किसी विकासशील देश को इन सेवा में प्रबंध की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। और क्या हुआ किसी भी विकासशील देश में, मतलब कोई भी डेवलप देश में है तो इसका प्रबंध का जिम्मेदार कौन उठाता है तो सरकार उठाती है। द्वितीय में कृषि एवं उत्पाद के विकास में परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। क्या बोला जाए तो कृषि एवं उद्योग विकास में परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसे सेवाओं के लिए उसमें भी वृद्धि होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी अधिक होगी। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का जो विकास हो जितना ही होगा उतना ही और सही सेवा मांग बढ़ती जाएगी। हम पिछले क्लास में बोले थे कि प्राथमिक क्षेत्र में कुछ उपज रहा है, मतलब प्राकृतिक द्वारा होता है। तो यहाँ पर बोला गया कि जो प्राकृतिक द्वारा हम उपजाएंगे। और द्वितीय क्षेत्र में वो बोले थे कि द्वितीय क्षेत्र में हम लोग जो निर्माण करते हैं, खुद से निर्माण करते हैं, जो प्राकृतिक द्वारा उपजा के हम लोग जो निर्माण करते हैं, वो हम लोग ये दोनों जो काम करेंगे, ये दोनों काम करने के बाद तो तृतीय क्षेत्र में हम लोग बेचने का काम करते थे, तो वो बेचेंगे ही ना, वो तो रख के लोग खराब नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ हम बनाएंगे उसको मेहनत बर्बाद नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो बेचेंगे। तो वही बोला जा रहा है कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का जो विकास है वो दोनों का विकास बढ़ेगा जब, तो तृतीय क्षेत्र का भी विकास बहुत अधिक मात्रा में बढ़ेगा। तीसरी नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या बोल रहा है, तृतीय, जैसे जैसे आय बढ़ती है कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रिश्ता, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय व सैनिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरुआत कर देते हैं। और जैसे जैसे आय बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे कुछ का दाम बढ़ते जाता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं जो अन्य सेवाएं जैसे रिश्ता, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, शॉपिंग सेंटर, निजी अस्पताल सब में क्या करते हैं तो प्रशिक्षण इत्यादि की मांग करने लगते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में कि इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं।
और क्या, तो छोटे छोटे जो नगरों होते हैं, मतलब छोटे जो गांव होता है, वहाँ पे हम लोग इस परिवर्तन को हम लोग देख सकते हैं। तो विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवा महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई है। क्या बोला गया है? तो निगत दशकों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवा, मतलब एक कुछ छोटा सेवा जो महत्वपूर्ण हो गया है, इन सेवा के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। और इन सेवा में क्या, तो बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रहा है, बहुत ज़्यादा अधिक से बढ़ रहा है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं और इनके प्रयास के कारणों की चर्चा करेंगे। और क्या बोल रहा है कि अध्याय 4 मतलब लेसन 4 में हम ये इसके और चर्चा इसका आगे करेंगे, जो अध्याय 4 में है मेरा। अतः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की भी सेवाओं में सामान्य रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। अतः बोला जा रहा है कि अतः हमें याद रखना चाहिए कि इस क्षेत्र में कि सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में से क्षेत्र का कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। और क्या बोला, भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित, मतलब कई तरह के को आकर्षित करता है। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है, और एक और क्या, तो उनकी और सीमित है, जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। और क्या बोल रहा है कि एक और उस संख्या में सीमित है जिसको अत्यंत कुशल और शिक्षित, मतलब जो बहुत कुशल है, जो बहुत शिक्षित है, बहुत पढ़े लिखे, बहुत दिमाग है, उसको रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक की संख्या में लोग छोटे छोटे दुकान, मतलब कार्यों, परिवहन जैसे सेवाओं में लगे हुए हैं। और दूसरी ओर क्या, तो जिसके पास दिमाग नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं, वो अपना पेट पूजा करने के लिए क्या, तो कुछ छोटे दुकान में काम कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ और काम कर रहा है। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीवन निर्वाह कर पाते हैं, और वे लोग क्या, बहुत मुश्किल से अपना जीवन को काट पाते हैं। और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प अवसर नहीं है। और वो इन सेवा के लिए क्यों लगा रहता है कि उनके पास कोई और अवसर नहीं रहता, उनके पास और कोई उपाय नहीं रहता, तो वो क्या करेगा, कुछ खाने के लिए कुछ उनको उपाय करना ही पड़ेगा, इसलिए वो छोटे छोटे दुकान में काम करने चले जाते हैं। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ सकता है। और इस कारण क्या, तो सेवा क्षेत्र के कुछ भागों का ही महत्व बढ़ सकता है। अब इनके बारे में अगले खंड में विस्तार में पढ़ेंगे। और क्या बोला, तो हम इसके बाद का जो खंड है उसमें हम विस्तार से अच्छा से पढ़ेंगे। अच्छा, बाद का खंड क्या है, तो अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित, मतलब अधिकांश कहाँ, हाँ। खंड 2 जीडीपी में 3 क्षेत्र की 1% हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। जीडीपी क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सफल घरेलू उत्पाद। जीडीपी हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे इंडिया में ही बनता है, जो हमारे देश में ही बन रहा है, उसका कुल आय को हम लोग जीडीपी कहते हैं। जीडीपी में 3 क्षेत्र की 1% हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। अब आप 30 वर्ष में क्षेत्र के बढ़ते महत्व को प्रशंसा देख सकते हैं। हम यहाँ पे जो आरेख 2 में जीडीपी दिखाया जा रहा है 1973 से लेकर 2003 में, वो दिखाया जा रहा है कि 30 वर्ष में हम लोग जीडीपी देख सकते हैं कि कितना बढ़ा कितना घटा है। भारत में संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि जीडीपी में 3 क्षेत्र की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ है। और क्या बात, भारत में संबंधित उल्लेखनीय तत्व है जिसमें जीडीपी में 3 क्षेत्रों में हिस्सेदार परिवर्तन, में तीनों क्षेत्र में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। जीडीपी के अनुसार वो तीनों क्षेत्र में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। और एक 3 वर्ष 1973 और 2003 के 3 क्षेत्र में रोजगार की हिस्सेदारी को वो दिखाता है। और आरेख 3 है कि क्या रोजगार की हिस्सेदारी को दिखा रहा है, जो आरेख 3 1973 से 2000 के बीच में जो दिखाया है। प्राथमिक क्षेत्र में
रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र स्थानांतरण क्यों नहीं है? अब बोला गया कि क्वेश्चन यहाँ पे किया गया कि प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र स्थानांतरण क्यों नहीं है? इसका कारण यह है कि ये द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में भी रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ है। यद्यपि इस अवधि में वस्तु के औद्योगिक उत्पाद में 8 गुना वृद्धि हुए, परंतु औद्योगिक रोजगार में महज 2.5 गुना वृद्धि हुआ। क्या बोला गया कि यद्यपि इस अवधि में वस्तु की औद्योगिक उत्पाद में 8 गुना वृद्धि हो गया है, और औद्योगिक रोजगार में क्या हो गया तो कि महज के में 2.5 गुना वृद्धि हुआ है। औद्योगिक रोजगार बोला जाए तो कि औद्योगिक रोजगार जो उद्योग द्वारा, जैसे कोई उद्योग है, जो कोई कंपनी है, वहां पे कुछ कंपनी में काम कर रहा है, जो मजदूर कर रहा है, वो उस कंपनी किसी को रोजगार दे रहा है ना, वो किसी को रोजगार दे रहा है, उसको औद्योगिक बोला जाता है। जो कोई कंपनी में जाकर काम किया जाता है, वृद्धि हुई। तृतीय क्षेत्र पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पाद में 11 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 3 गुना से भी कम वृद्धि हुई। और तृतीय क्षेत्र पर भी क्या तो यही बात लागू किया जाता है। सेवा क्षेत्र में उत्पाद 11 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में कितना तो 3 गुना वृद्धि हुआ था। परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब क्या बोला गया तो देश में आधे से अधिक श्रमिक, मतलब आधे से अधिक लोग हैं जो क्या कर रहे हैं तो प्राथमिक क्षेत्र, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और कहा तो कृषि क्षेत्र में काम कर रहा है, प्राथमिक क्षेत्र जो प्राकृतिक द्वारा उपजाया जा रहा है, काम कर रहे हैं, जिसका जीडीपी में योगदान केवल 1/4 है। जिसका जीडीपी में क्या तो 1/4 खाली है, जिसका जीडीपी 1/4 है। इसकी तुलना में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सा 3/4 है। और इसकी तुलना में क्या तो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का जीडीपी जो है किसका 3/4 है, परंतु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। अब पर ये जो क्षेत्र में आते हैं, ये आधा से भी कम लोग को ये क्या रोजगार प्रदान कर रहा है। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पाद कर रहे हैं? और क्या इसका अर्थ ये है कि जो श्रमिक लगा हुआ है, जो कृषि कर रहा है, उसका क्षमता इतना ही है, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते? क्या इसका अर्थ ये है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? और इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि कृषि में आधे बहुत ज्यादा लोग लगे हुए हैं। अतएव यदि भी आप कुछ लोग को कृषि इस क्षेत्र में हटा देते हैं तो भी उत्पाद प्रभावित नहीं होगा। क्या बोला जाएगा कि यदि हम कुछ लोग को कृषि से हटा भी देते हैं तो वहां पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र में श्रमिक में अल्प बेरोजगार है, और दूसरे शब्द में क्या तो कृषि में हमें अल्प बेरोजगार है। अब अल्प बेरोजगार बोले तो अल्प बेरोजगार हो गया कि जो लोग खुद के अल्प बेरोजगार बोला जाए तो कि जैसे पूरा एक साल में पूरा इनकम ना मिले, जिसको कुछ दिन ही काम मिलता है महीना में, जैसे कुछ सही मजदूर जो होते हैं वो उन्हें पूरा महीना काम नहीं मिलता है, कुछ ही दिन काम मिल रहा है, या एक साल में उसे 7 महीना 8 महीना ही काम मिलता है, उसे अल्प बेरोजगार कहते हैं। जिसको पूरा साल पूरा 12 महीना काम नहीं मिलता है, उसे अल्प बेरोजगार कहा जाता है। एक छोटे किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, और एक छोटे किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर सिंचित भूमि है, जिसके पास 2 हेक्टेयर बोले 1 हेक्टेयर में कितना तो 10,000 मीटर होता है, 2 हेक्टेयर बोला जाए तो 20,000 मीटर उसके पास जमीन है, भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है।
और जो सिंचाई के लिए क्या मतलब, जो खेती के लिए क्या, तो सिर्फ वर्षा पर निर्भर है। और ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उपजाती है। और क्या करते हैं, ज्वार और अरहर मतलब अरहर दाल, वो कहीं फसल उपजाते थे। उसके परिवार में 5 सदस्य उस भूमि पर वर्षा पर काम करते थे। और उसके परिवार में कितना, 5 सदस्य थे जो भूमि पर काम करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं था। क्योंकि उनको क्या, तो और कहीं रोजगार उपलब्ध नहीं था। आप देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम पर्याप्त विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी एक पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। क्या बोला जा रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है, परंतु सबको पूरा रोजगार प्राप्त नहीं होता है। कभी ना कभी किसी को मजदूर लोगों को काम नहीं मिलता है, उस पर पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं मिलता है। यह अल्प बेरोजगार की स्थिति है। और ये किसका है, तो अल्प बेरोजगार का स्थिति है, जहां लोग प्रत्येक रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से एक कम काम करते हैं। और वहां क्या, तो लोग प्रत्येक रूप से काम कर रहा है, मतलब पूरा अपना प्रयास से काम कर रहा है, परंतु उसके क्षमता से कम काम होता है। इस प्रकार के अल्प बेरोजगार को छिपी हुए कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों को की बेरोजगार जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं से अलग खुली बेरोजगार, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगार भी कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है। अब हम क्या मान लेते हैं कि अभी भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1-2 सदस्य को भाड़े पर ले लेते हैं। और लक्ष्मी का परिवार में कितना, 5 सदस्य थे, और उसमें से 2 को ये भाड़ा पे ले लिया। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूर के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है। और क्या, तो लक्ष्मी के परिवार में कुछ भाड़े पे जा रहा है, तो वो कुछ आय दे गए, कुछ पैसा दे गए, कुछ ज्यादा पैसा आ रहा है उसका घर में। क्योंकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत होती है। और क्या बोला जा रहा है कि हमें छोटे से भूखंड पे काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक छोटा सा भूमि है उसमें 5 लोग ही काम करें। 2 लोग से भी काम हो सकता है और 3 लोग से भी काम हो सकता है। इसलिए 2 आदमी चल भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अर्थात 2 लोग को चल जाने से कृषि उत्पाद प्रभावित नहीं होता है। क्या तो बोला, 2 लोग को चल जाने के बाद कोई कृषि प्रभावित नहीं होता है। दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाना में भी काम कारखाना में भी काम करने के लिए ये जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार में कमाई में एक वृद्धि होगी और वे लोग अपने भूमि में पहले जैसे उत्पाद करेंगे। और क्या हुआ कि वो जो 2 लोग था वो कोई कारखाना में भी उत्पाद करने के लिए जा सकता है, जिससे उनके परिवार में कुछ आय का वृद्धि हो, मतलब कुछ पैसा का वृद्धि हो सकता है। वो तो प्लस पहले वो जो 3 आदमी थे वो अपना खेती कर ही रहा है, और जो 2 आदमी गया वो भी कुछ पैसा ला रहा है। जो दोनों पैसे मिलाया कि कुछ घर में तो कुछ ज्यादा पैसा आया, तो वही बोला जा रहा है कि कुछ घर में उसके घर में वृद्धि होगा। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान है। भारत में जो है लक्ष्मी के परिवार जो था उसकी तरह भारत में बहुत सारा किसान है। इसका अर्थ यह है कि हम कुछ लोग को कृषि क्षेत्र में हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध कर दे तो भी कृषि उत्पाद पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसका यह अर्थ है कि कृषि लोग में जहाँ ज्यादा लोग हैं, पहले के युग में क्या था कि पिताजी कृषि कर रहे हैं, उनका बेटा जो हुआ वो भी कृषि, उसका बेटा वो जो हुआ वो भी कृषि। और ऐसा चीज को हटाने के लिए बोल रहे हैं कि जब पिताजी हम लोग का कृषि कर रहे तो हम हटकर कुछ और करेंगे तो हमारे घर में कुछ ज्यादा पैसा आ सकता है, कुछ ज्यादा हो सकता है, रोजगार उपलब्ध कर दे, नहीं होगा। कोई अन्य रोजगार करने के लोगों की आय में परिवार के कुल आय में वृद्धि होगी। और वही बात बोला कि कोई अन्य जो रोजगार करेंगे उसमें आय में वृद्धि होगा। अल्प बेरोजगार दूसरे क्षेत्रों को में भी
हो सकता है। उदाहरण के लिए शहर में इस सेवा क्षेत्र में भी हजारों अन्यत्र श्रमिक है जो दैनिक रोजगार की ये तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग अनुसुविधाजनक विषय काम करते हैं। और ऐसा अल्प बेरोजगार में ऐसा बहुत सारा श्रमिक है जो कि वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं और उन्हें असुविधाजनक विषय काम करते हैं और उसको एक असुविधाजनक काम में मिलता है, वो पूरा काम नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं। उनमें से कोई रोजाना काम नहीं पाते हैं। और उनमें से क्या तो ऐसे लोग में रोजाना काम नहीं पाते। जो पेंटर लोग होता है, जो पेंटर लोगों को क्या है, ऐसा थोड़ा ना कि डेली उसको काम मिल जाता है, डेली काम नहीं मिल पाता है। ऐसे लोग को डेली काम नहीं मिलता है। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोग को सड़क पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीजें बेचते हुए देखते हैं। और इसी प्रकार हम लोग सेवा क्षेत्र में देखते हैं कि कुछ लोग ठेला खींच रहा है। जो ठेला खींच रहा है तो क्या उसको भी हमेशा काम मिल जाता है? ऐसा कोई दिन आता है कि वो भी बिना काम का रह जाता है, उसको भी बिना कुछ काम नहीं मिलता है। जो हमें पूरे दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। और जहाँ वो बहुत पूरा दिन बिता देता है पर वो पूरा पैसा भी ढंग का कमा नहीं पाता है। वो इतना ही कमा पाता है कि अपना घर का 2 रोटी खाली बना सके। वो ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई व्यवहार अवसर नहीं है और उनका बेहतर कोई अवसर नहीं रहने के कारण वो इस कारण काम को करना पड़ जाता है। ये अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। अतिरिक्त चर्चा के में हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प रोजगार की एक गंभीर स्थिति बनी हुई है। और हम ये देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में है जो कि बहुत गंभीर स्थिति है। कृषि लोगों के लिए बहुत बुरा स्थिति में है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिल पाता और कुछ लोग कृषि क्षेत्र में ऐसा भी हम लोग देखें अभी कि जिनको कुछ रोजगार नहीं मिल पाता। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीके को देखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोगों को रोजगार के लिए क्या किया जा सकता है, उसमें कुछ वृद्धि हो, उस तरीकों को हम देखते हैं। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर अचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। हम पीछे थोड़ा देर पहले उदाहरण पढ़े थे कि लक्ष्मी का परिवार, उसका जो 2 हेक्टेयर जमीन था उसको हम उदाहरण में लेते हैं। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है। ये बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। तब लक्ष्मी अपने भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में गेहूं उत्पादन भी कर सकती है। क्या कर ये जो लक्ष्मी का वो परिवार था वो क्या तो एक खाली वर्षा के ही मौसम में वो उत्पाद करते थे। वो फसल क्या है तो खाली वर्षा के मौसम में ही करते थे। पर यहाँ बोला जा रहा है कि लक्ष्मी का जो परिवार है उसे सरकार कुछ पैसा दे कि वो कुआं का निर्माण कर सके, कुआं बनवा सके, ताकि जो वर्षा का जो पानी का आने का वो इंतजार करती थी वो वर्षा के छोड़ इसमें भी काम कर सके, कुछ अन्य हर महीना वो काम कर सके। उसके लिए सरकार से पैसा दे सकती है। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को वो 50 दिन बीज डालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई में तक रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्य को अपने जमीन की में ये रोजगार मिल सकता है। अतः बोला जा रहा है क्या था 2 अन्य सदस्य जो थे उनको अपने मजदूर में रोजगार मिल सकता है। जो 2 अन्य जो गए थे, जो ये सुखराम के जो था वो अपना ले गया था, उसे मजदूर मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि ये ऐसे कई खेतों में सिंचाई के लिए नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है। अब हम मान लेते हैं कि एक खेत की सिंचाई के लिए एक बांध का निर्माण कर दिया जाए और एक नहर खोदी जाए, मतलब एक नहर बोला जाए तो तालाब टाइप का खोदा जाए। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजन हो सकते हैं।
सकेंगे और अल्प बेरोजगार का समस्या अपने आप कम हो जाएगा। और में कृषि क्षेत्र में क्या होगा, तो रोजगार में अपने आप वहाँ का रोजगार जो होगा, अल्प बेरोजगार जो होगा वो कम होते जाएगा। अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि लक्ष्मी और उसके परिवार जो था उत्पादन में कुछ ज्यादा उत्पाद कर रहा है। उन्हें कुछ उत्पाद बेचने के लिए आवश्यकता होगी। अब उन्हें जहां भी खरीदा उसे बेचने के लिए कुछ का आवश्यकता होगी, बाहर भेजने के लिए। इसके लिए उन्हें अपना उत्पाद नजदीकी के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। इस तरीके के ऐसे लक्ष्मी जैसे अन्य किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज पर विक्रय कर सकते हैं। क्या बोला गया, तो कि अब सरकार ये भी कर सकता है कि गांव में जो होता है वहाँ पतला सा मट्टी का ही बना हुआ रहता है, तो उसको हटा के सीमेंट का रोड बनवा दे जिस पर ट्रक आसानी से चल के शहर की ओर जा सके। और लक्ष्मी का जो परिवार था वो जो खेती की थी वो शहर में जाके बेच सके, और उसमें और भी जो वहाँ के किसान थे उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, वहाँ जाके बेच सके। इस कार्य से केवल किसान को ही उत्पाद रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता, बल्कि परिवार और व्यापार जैसे इस सेवा में लगे लोग को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। और ऐसा काम करने के बाद सिर्फ उस पर ही रोजगार प्रदान नहीं होगा, उस पर ही कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, और भी जो रोजगार है उस पर भी कुछ अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है, और लक्ष्मी की जरूरत क्या है, तो केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसे बीज, उर्वरकों, कृषिगत उपकरणों और पानी निकालने के लिए ये पंप सेटों की भी जरूरत है। और खेती करने के लिए क्या, तो बीज, उर्वरकों मतलब खाद का भी जरूरत है, और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी जरूरत है, मतलब पानी निकालने के लिए उसका भी जरूरत पड़ता है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीजों पर खर्च नहीं कर पा सकती। वे मतलब गरीब किसान होने के कारण वो हर चीज पर खर्चा नहीं कर सकती है, इसलिए इसे साहूकारों से पैसा उधार लेना होगा और उच्च ब्याज दर पर वापस करना पड़ेगा। यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करता है तो इन सभी चीजों को उचित समय पर खरीदने और उसकी भूमि पर खेती करने में सक्षम होगी। और जब वो साहूकार पास जाएगी, साहूकार से उचित मूल्य पर पैसा दे दे, वो उचित मूल्य पर उचित समय पर वो लक्ष्मी का परिवार से वापस कर देती है, तो सब कुछ खरीदने में सक्षम होगी। वो सब कुछ पैसा रहेगा, वो सब कुछ खरीद सकती है, बीज खरीद सकती है, वो सब खरीद सकती है। तात्पर्य यह भी है पानी में, तात्पर्य यह भी पानी के साथ साथ कृषि ऐसे सुधार के लिए किसान को वो सस्ती कृषि साख भी प्रदान करने की जरूरत है। हम अध्याय 4 मुद्रा एवं साख में कुछ आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे। हम क्या, तो अध्याय 4 में कुछ इसका मुद्रा और साख में कुछ आवश्यकता जो है बात है उस पर और चर्चा हम करेंगे, जो अध्याय 4 में दिया गया है। हम एक अन्य तरीके के इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका है अर्थ ग्रामीण क्षेत्र में उन औद्योगिक और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सके। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि उन अनेक किसान अरहर और मटर दलहन हर फसलें उपजाने का निर्माण करते हैं। और हम मान सकते हैं कि ऐसा में सिर्फ वर्षा का ही जो इंतजार करें तो ऐसा में नहीं, जब ऐसा जब कर देंगे, जब हम लोन ले लेंगे और कुआं का निर्माण जब कर लेने के बाद तो हम लोग
अलावा मटर जैसे फसल का भी हम लोग उपजाऊ कर सकते हैं। शीत भंडारण गृह के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पाद और भंडारण कर सके और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकें। और शीत भंडारण गृह के खुलने से क्या तो किसान आलू और प्याज का भी खेती कर सकता है, जिसे वो क्या तो अच्छी कीमत में वो बेच सकता है। वह क्षेत्रों के निकटवर्ती गांवों में हम शहद संग्रह केंद्र की शुरुआत कर सकते हैं, जहां किसान वनों से पर्याप्त शहद बेच सके। सब्जियां और कृषिगत उत्पादों को जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर और फल इत्यादि जैसे बाहरी बाजार में बेचा जा सके के लिए प्रशिक्षण उद्योग की संस्थापना की जा सकती है। और क्या बोला जा रहा है कि जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर जैसा भी इत्यादि का फसल करे और वो बाहर जाके बेच सकता है, उचित मूल्य पे वो जाके बेच सके। यह अग्र ग्रामीण क्षेत्र में स्थित उद्योग में रोजगार प्रदान करेगा। और ये ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थित उद्योग में रोजगार प्रदान करेगा, मतलब कृषि लोगों को एक रोजगार प्रदान कर सकता है। ऐसा होने के बाद क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने के आयु वर्ग लगभग 20 करोड़ बच्चे हैं। और क्या आप जानते हैं मतलब कि जो विद्यालय जा रहा है, मतलब जो स्कूल जाता है, वहां के विद्यार्थी क्या तो 20 करोड़ बच्चे हैं जो कि ऐसा है जो विद्यालय जाता है। इनमें लगभग 2/3 विद्यालय जाते हैं, पर इसमें क्या है तो 2/3 बच्चा है जो विद्यालय जाता है। 20 करोड़ का 2/3 बच्चा है क्या करता है तो कि विद्यालय जाता है, और बाकी सब बच्चा विद्यालय नहीं जाता है, शेष विद्यालय नहीं जाते हैं। वे या तो घर पर रहते होंगे या उनमें से अधिक बाल श्रमिक के रूप में ऐसे काम करते होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें अधिक भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारी की आवश्यकता होगी। और क्या तो जो बच्चा नहीं जा रहा है स्कूल, वो भी जब विद्यालय जाने लगेगा तो हमको अधिक स्कूल का जरूरत होगा, अधिक टीचर का जरूरत हो सकता है। योजना आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अनेक शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कि हम स्थायी की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले और अधिक डॉक्टर, नर्सों और संस्था कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी। और क्या बोला जा रहा है कि हमें कि जब ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए डॉक्टर, नर्स और संस्था कर्मचारी जैसे लोग का भी आवश्यकता पड़ेगा। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे, जिन पर हम अध्याय 1 में चर्चा कर चुके हैं। और ऐसे विचार पर हम अध्याय 1 में चर्चा कर चुके हैं। अध्याय 1 में जो विकास का जो चैप्टर था उसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इस बात पर, इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। प्रत्येक राज्य या प्रत्येक प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने के संभावना होती है। क्या बोला कि प्रत्येक राज्य और प्रत्येक प्रदेश में वहाँ निवासियों की आय में रोजगार वृद्धि करने की संभावना होती है। वह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नवीन सेवाओं के माध्यम में हो सकता है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता है, और इनमें से क्या है तो कुछ के लिए ये सरकारी सहायता, मतलब ऐसा बहुत सारे लोग आते होते हैं जिनमें के लिए सरकारी सहायता के लिए आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्ययन में इनके अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र के सुधार होती है तो हमें
या प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक लोग को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्ययन में के अनुसार यदि पर्यटन के क्षेत्र में सुधार किया जाए, पर्यटन के क्षेत्र में जो हम सुधार करते हैं तो हमें प्रति वर्ष 35 लाख के अधिक लोग रोजगार प्रदान कर सकते हैं। हम जानते हैं कि चर्चा की गए कुछ सुझाव के अल्प में लंबा समय लगेगा। हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सुझाव में लंबा समय लगेगा, अर्थात छोटे अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपाय की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अपने हाल में ही भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म क्या है तो NREGT 2005 कहते हैं। और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने 200 जिलों में एक ऐसा काम करते हुए ऐसा कानून लागू किया है जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता है। RGRA 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों को काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध करने में असफल रहती है तो वह लोग को बेरोजगार भत्ता बता देगी। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाती है जिनमें भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली। और क्या बोला जा रहा है कि अधिक अंतर्गत उसमें जो अब काम काज कर रहे हैं उसमें जो अधिक जब काम कर रहा है तो उसके जो काम होगा जो भविष्य में जो होगा उसमें अधिक प्रभाव पड़ेगा। आज के लिए हम यही पे स्टॉप करते हैं। आशा करते हैं कि हम जो पढ़ा से आपको अच्छा समझ में आया। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो सर से पूछेगा और इस में से जितना 1 नंबर का क्वेश्चन निकलेगा वो क्वेश्चन को छाटिएगा और छाट के अपने एक कॉपी में लिखिएगा।